नमस्कार व्यूअर्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस ऑन स्टेबिलिटी। न्यूमेरिकल मतलब स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑन अर्दन डैम का आगे का पार्ट। पिछले वीडियो में मैंने न्यूमेरिकल जो एनालिसिस था अर्दन डैम के ऊपर, वो हमने डिस्कस किया था। पार्ट ए सेक्शन था, उसके आगे फॉर होल मतलब स्टेबिलिटी एनालिसिस मैंने ओवरऑल सेक्शन अर्दन डैम के सेक्शन के लिए निकाला था। आज हम उसके आगे का फॉर अपस्ट्रीम पोर्शन ऑफ डैम हम निकालेंगे स्टेबिलिटी एनालिसिस फॉर अर्दन डैम। उससे पहले मैं आप सब व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। और जब मैं आपको वीडियोस दूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन को डेफिनेटली क्लिक करें। और इससे मुझे कुछ नहीं, थोड़ा ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, जिससे कि मैं और आगे और भी ज़्यादा वीडियोस दे सकूं। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं स्टेबिलिटी एनालिसिस के आगे का पार्ट, और वो है स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ अपस्ट्रीम पोर्शन ऑफ आवर अर्दन डैम। ठीक है, पिछले वीडियो को जिन्होंने भी नहीं देखा हो, प्लीज आप देख सकते हैं। उसमें मैंने पार्ट ए को डिफाइन किया है, मतलब स्टेबिलिटी एनालिसिस का फर्स्ट पार्ट, जो कि ओवरऑल हमारा जो अर्दन डैम है, जो एग्जांपल न्यूमेरिकल के थ्रू हम समझ रहे हैं, उसका ओवरऑल स्टेबिलिटी एनालिसिस डिटरमाइन करने के लिए। ओके ओके। सो अब हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है पार्ट बी, उसमें हम देखेंगे स्टेबिलिटी एनालिसिस फॉर अपस्ट्रीम पोर्शन ऑफ डैम। उसको निकालने के लिए मैंने यहाँ एक दो डायग्राम है। ये पहला डायग्राम तो हमने पिछले वीडियो में भी देख लिया है, यही क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये जो डेटा है, ये जो हमारा ये टोटल क्वेश्चन था न्यूमेरिकल, जो जिसके थ्रू हम स्टेबिलिटी एनालिसिस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके। सो अपस्ट्रीम पोर्शन का स्टेबिलिटी एनालिसिस निकालने के लिए, ये जो अर्दन डैम है हमारा, हमको ये सेकेंड डायग्राम का भी हेल्प का जरूरत पड़ेगा। हम देख सकते इस डायग्राम और इस डायग्राम में डिफरेंस है। यहाँ जो ये फाउंडेशन, जो बेस ऑफ फाउंडेशन से शुरू होके नीचे अप टू 8 मीटर, यहाँ क्वेश्चन पे मेंशन है, सी द फाउंडेशन ऑफ सॉइल consist of 8 meter thick layer of clay having negligible coefficient of permeability। फाउंडेशन ऑफ सॉइल जिसके की नीचे क्या है, 8 मीटर थिक लेयर ऑफ क्ले, उसको हमने कंसिडर किया है। हमने ऐसा क्यों कंसिडर कर रहे हैं? क्या होता है, जो हमारा एक्चुअली जो अवेलेबल सिल्ट एंड क्ले होता है ना फाउंडेशन के नीचे, सो बिलो द फाउंडेशन द सिल्ट और क्ले प्रेजेंट बिलो द फाउंडेशन ऑफ आवर अर्दन डैम, उसमें क्या होता है, वो फाउंडेशन दे आर वीक इन शेयर वीक किस में होता है, वो शेयर में होता है। तो हमको इसीलिए यहाँ क्या निकालना पड़ेगा कि हॉरिजॉन्टल शेयर, ये जो डैम है हमारा, जो डैम सेक्शन दिया हुआ है स्टेबिलिटी एनालिसिस निकालने के लिए, हमने तो ओवरऑल निकाल लिया है पिछले वीडियो में। अब हम अपस्ट्रीम पोर्शन का, ये इतना अपस्ट्रीम पोर्शन हम देख सकते हैं, अपस्ट्रीम पोर्शन का ये जो हॉरिजॉन्टल शेयर है, कि अपस्ट्रीम पोर्शन हॉरिजॉन्टल शेयर के वजह से फेल होगा या नहीं, हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना इसमें शेयर स्ट्रेस क्रिएट करेगा। वो ये फाउंडेशन, ये जो डैम है, डैम के फाउंडेशन का ये जो 8 मीटर है इस क्ले के डेप्थ के नीचे, उसको हमको निकालना है कि ये अपस्ट्रीम पोर्शन हमारा डैम का स्टेबल है कि नहीं। तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। ये जो मेथड है निकालने के लिए, वो मेथड एक अप्रोक्सीमेट मेथड है, जिससे भी हम निकालते हैं, एक अप्रोक्सीमेट मेथड फॉर डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी। हम इसको बेसिकली डील करेंगे, इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालेंगे। इफ आवर फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पिछले वीडियो में भी हमने जो निकाला था ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ डैम के लिए, कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या, हॉरिजॉन्टल फोर्स डिवाइडेड बाय, मैंने बोला था ना कि रिस्टोरिंग फोर्स बाय, जो कि डैम को डिस्टर्बिंग फोर्स, जो कि डैम को फेल करने की कोशिश कर रहा है। सो रिस्टोरिंग फोर्स बाय डिस्टर्बिंग फोर्स पिछले वीडियो में था, वो ओवरऑल डैम की स्टेबिलिटी के लिए शुड बी लेस देन 1, शुड बी ग्रेटर देन 1.3। यहाँ ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है ये वाला, इट शुड बी ग्रेटर देन 1.5। अगर ये 1.5 से ज्यादा आया, दैट मीन्स आवर डैम इज स्टेबल।
एंड इफ हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 से कम आ रहा है तो हमारा डैम अनस्टेबल है। कौन सा पोर्शन ना, अपस्ट्रीम पोर्शन। ठीक है, ओवरऑल डैम तो स्टेबल है जो हमने पिछले वीडियो में निकाल लिया, बट फॉर द अपस्ट्रीम पोर्शन जब केस क्या है, अपस्ट्रीम पोर्शन केस टू स्टेबिलिटी एनालिसिस for upstream portion of the dam of earthen dam during drawdown सडन ड्रॉडाउन का केस। ये हमारा डैम हुआ, यहाँ पे क्या है हमारा, ये जो 19.5 मीटर का 19.5 मीटर का डेप्थ ऑफ वाटर हुआ ना, ये क्या होगा, एक सडन ड्रॉडाउन। सडन इसमें हम देखेंगे कि वाटर का जो लेवल है उसमें ड्रॉडाउन हुआ है, कमी हुई है। इस कमी के वजह से क्या होगा, ये जो अपस्ट्रीम है जितना हमारा सडन वाटर का लेवल जो डिक्रीज करेगा उतना क्या होगा, ये डैम का पोर्शन अब ऐसा हो जाएगा कुछ, पहले इतना था हमारा वाटर, अभी इतना हो गया वाटर। तो ये जो पोर्शन है यहाँ क्या होगा, इसमें एक जस्ट विंड का ही फोर्स होगा जो कि नेग्लिजिबल, और हमारा यहाँ पे कोई अपस्ट्रीम पे फोर्स नहीं है। तो मैक्सिमम जो फोर्स अप्लाई होगा किसके वजह से, ये जो अर्दन डैम का जो सेल्फ वेट है जो हॉरिजॉन्टल फोर्स क्रिएट करेगा, अर्दन डैम का ये जो अपस्ट्रीम का जो हमारा स्लोप है, ये जो फोर्स क्रिएट करेगा टुवर्ड्स अपस्ट्रीम, तो हमारा डिसबैलेंस करने की कोशिश करेगा किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द अपस्ट्रीम। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में हमने देखा कि अपस्ट्रीम का जो हमारा वाटर डेप्थ था लेवल वो डिक्रीज हो गया। सो ड्यू टू डिक्रीज हमारा क्या होगा, ये जो स्लोप है ये अनस्टेबल हो गया अभी, क्योंकि पहले क्या था, ये वाटर का प्रेशर था टुवर्ड्स डाउनस्ट्रीम फेज, और ये जो हमारा डाउनस्ट्रीम का, आप देखिए मैं फिर से डायग्राम फ्रेश ड्रॉ करता हूँ, ड्रॉ कर रही हूँ कि वाटर का जो हमारा लेवल था, लेवल की वजह से जो हमारा डाउनस्ट्रीम में ये टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल जो वाटर प्रेशर आ रहा था, और ये स्लोप जो हॉरिजॉन्टल जो मतलब हॉरिजॉन्टल जो शेयर रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा था, जो डैम का जो स्लोप सरफेस है अपस्ट्रीम का, ये दोनों दोनों को बैलेंस कर रहा था। अब चूंकि वाटर लेवल हमारा डिक्रीज हो गया है तो यहाँ कोई हॉरिजॉन्टल ये जो वाटर प्रेशर नहीं रहा, तो ये जो अपस्ट्रीम पोर्शन है जो कि स्लैंट है, स्लोप है ना, ये अपस्ट्रीम जो हमारा डैम का फोर्स है, अर्दन डैम का जो स्लोप है अपस्ट्रीम का, ये जो स्लैंट होने की वजह से क्या है, ये वाला पोर्शन कौन बैलेंस करेगा, यहाँ तो कोई फोर्स रहा नहीं, सडन ड्रॉ डाउन हो गया। तो इस वजह से जो शेयर रेजिस्टेंस हमको अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और हमारा डैम का मैक्सिमम डिस्टर्बिंग फोर्स अभी क्या होगा, टुवर्ड्स द अपस्ट्रीम फोर्स, क्योंकि ये जो स्लोप की वजह से अपस्ट्रीम के तरफ हमारा डिस्टर्बिंग फोर्स होगा। तो हमारा रेजिस्टेंस किसके तरफ होना चाहिए, टुवर्ड्स द टो डाउनस्ट्रीम के तरफ। ये शेयर रेजिस्टेंस अगर हमारा डिस्टर्बिंग फोर्स को बैलेंस कर देता है, या फिर अगर हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम बोलते हैं ग्रेटर देन 1.5 इट इज कैलकुलेटिंग, देन आवर अपस्ट्रीम पोर्शन ऑफ दैट अर्दन डैम इज स्टेबिलिटी में वो पास हो जाएगा। ठीक है, तो उस स्टेप्स को हम निकालने के लिए, तो हमने अभी बोल दिया एक जिस्ट कि आपको और हॉरिजॉन्टल डिस्टर्बिंग फोर्स निकालना पड़ेगा ड्यू टू सडन ड्रॉ डाउन। तो हम आप हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्स जिसको हम बोल सकते हैं डिस्टर्बिंग फोर्स, है ना। ये कौन सी तरफ एक्ट करेगा, मैं डायग्राम में दिखाना चाहूंगी, टुवर्ड्स द ये जो स्लोप है, अगर हमारा पानी का लेवल ये डिक्रीज हो जाता है, यहाँ आ जाता है पानी का लेवल, तो ये जो अपस्ट्रीम पोर्शन का ये वाला इतना पोर्शन जो है स्लोप, तो इसका अपस्ट्रीम पोर्शन फिर इसको स्लोप को, ये जो अपस्ट्रीम के तरफ जो ये सेल्फ स्लोप की वजह से अपस्ट्रीम का ये जो स्लोप है, ये हॉरिजॉन्टल जो फोर्स क्रिएट कर रहा है यहाँ, तो ये इसको बैलेंस करने के लिए कोई वाटर प्रेशर नहीं रहा। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमारा जो शेयर रेजिस्टेंस चाहिए वो कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए, फाउंडेशन के डेप्थ पे, ये टुवर्ड्स द टो होना चाहिए, या फिर ये जो डाउनस्ट्रीम है डाउनस्ट्रीम के तरफ, ये शेयर रेजिस्टेंस, और ये होगा हमको शेयर स्ट्रेस जो फेलियर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो हम पहले हॉरिजॉन्टल फोर्स मतलब शेयर स्ट्रेस निकालेंगे, उसके बाद फिर हम शेयर रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स या फिर डिस्टर्बिंग फोर्स क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है PU is equal to gamma 1 h square divided by 2 10 square 45 minus 5 by 2 plus gamma w h1 square by 2, ये होता है हमारा
क्या ना, हॉरिजॉन्टल फोर्स या फिर डिस्टर्बिंग फोर्स। एक्टिंग कितने पोर्शन पे एक्ट कर रहा है? वो जो ट्राइंगल है हमारा, ये हम देख सकते हैं जी। सडन ड्रॉ डाउन, अगर वाटर का पूरा लेवल ड्रॉप कर गया, ठीक है, सडन ड्रॉ डाउन, तो ट्राइंगल क्या होगा? पोर्शन जी एम एन, ये वाला होगा अपस्ट्रीम। मैं यहाँ हैश कर दे रही हूँ जी एम और एन, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये पूरा अपस्ट्रीम है। ये सडन ड्रॉ डाउन, अगर पानी का लेवल पूरा डिक्रीज हो जाता है, सडन ड्रॉ डाउन हो जाता है, ठीक है, हमारा अपस्ट्रीम में अगर कोई वाटर लेवल नहीं हुआ, तो तब क्या होगा? शेयर स्ट्रेस या फिर शेयर, उसको ओवरकम करने के लिए शेयर रेजिस्टेंस। तो ये शेयर स्ट्रेस हुआ हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये ट्राइंगल के लिए जी एम एन। और हमको एम एन पॉइंट कहाँ से मिला? एन पॉइंट अगर हमारा अपस्ट्रीम पोर्शन का जो ये एम है ना, अपस्ट्रीम पोर्शन का स्लोप जहाँ पे ये फ्रॉम द हिल से स्लोप जहाँ पे ये एंड हो रहा है, ये एकदम टॉप लेवल पे, टॉप का जो हमारा एम पॉइंट है, उसका उसका उससे अगर हम एक वर्टिकल ड्रॉ करेंगे, तो डैम का जो फाउंडेशन या फिर बेस में जिस पॉइंट में आगे कट करेगा, उसको हम लोग बोल रहे हैं पॉइंट एन, ठीक है। उसके बाद हमारा जो हॉरिजॉन्टल फोर्स हुआ पी यू इज इक्वल टू गामा वन एच स्क्वायर बाई टू, 10 स्क्वायर 45 माइनस 5/2 प्लस गामा डब्ल्यू H1 स्क्वायर बाई टू। ओके, अब यहाँ गामा वन क्या होता है? गामा वन होता है जो वेटेड डेंसिटी, वेटेड डेंसिटी एट द सेंटर ऑफ, ये जो ट्राइंगुलर पोर्शन है ना GMN, इसके जो सेंटर में जो वेटेड डेंसिटी है GMN का, सेंटर पे जो हमारा, माने ओवरऑल हम स्पेसिफिक यूनिट वेट की बात करें या फिर वेटेड डेंसिटी, ओवरऑल वेटेड डेंसिटी, ये होगा गामा वन। गामा वन को हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि ये वाला पोर्शन ही डिस्टर्बिंग पोर्शन है ना डैम का, अपस्ट्रीम फेड GMN ट्राइंगल। गामा वन को कैसे निकालेंगे? गामा वन इज नथिंग बट, इसका फॉर्मूला होता है गामा सबमर्ज्ड। गामा सबमर्ज ये हम लोग सॉइल मैकेनिक्स में भी निकालते हैं, गामा सबमर्ज्ड इनटू H1। जब मैं सॉइल मैकेनिक्स हम डिस्कस करेंगे, तब मैं इस जो इक्वेशन है उसको हम लोग वहां भी स्टडी करेंगे। गामा सबमर्ज्ड H1 प्लस गामा ड्राई H माइनस H1 डिवाइडेड बाय H। ओके, और यहाँ पे ये हमारा गामा वन क्या है? सॉरी, गामा सबमर्ज्ड क्या है? क्वेश्चन पे गिवन है गामा सबमर्ज्ड। गामा सबमर्ज्ड वेट ऑफ द सॉइल इन द डैम 12 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो हम यहाँ 12 लिख देते हैं, गामा सबमर्ज 12 इंटू H1 कितना है? H1 है ये वाला पॉइंट, ये हम डायग्राम में देख सकते हैं, मैं हाईलाइट करना चाहूंगी। H1 है ये वाला पॉइंट। हमने जब एदन डैम पार्ट 5 सीपेज एनालिसिस निकाला है ना, फेरेटिक लाइन, उसमें हमने H1 का भी वैल्यू निकाला है। जब पैराबोलिक, ये जो सीपेज लाइन है, जो फेरेटिक लाइन है, ये पैराबोलिक शेप का है, उसमें हमने H1 का भी वैल्यू निकाला है। आप वो वीडियो में जाके मेरा चेक कर सकते हैं। सो H1 क्या है हमारा? 13.9 है। ये 13.9 क्या है? ये जो M और N है ना, वर्टिकल लाइन को जिस पॉइंट पे, ये जो आई पॉइंट है जहां पे सीपेज लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, उसका डेप्थ फ्रॉम द फाउंडेशन, ठीक है, सीपेज लाइन का डेप्थ फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ, फ्रॉम द बेस ऑफ द डैम, उसको हम बोल रहे हैं H1, दैट इज इक्वल टू 13.9। तो हम H1 लिख सकते हैं 13.9, 13.9 H1। उसके बाद हमारा गामा ड्राई क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। गामा ड्राई हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ड्राई वेट ऑफ द सॉइल इन द डैम, सो 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, 18 इंटू H माइनस H1। H क्या है हमारा? टोटल H, डायग्राम में देखेंगे तो टोटल H है हमारा 200 माइनस ये जो RL है बॉटम का, मतलब 22 है हाइट, है ना, ये 200 है ना, टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ डैम 200, और बॉटम लेवल फाउंडेशन ऑफ बेस 178, तो 200 माइनस 178, तो टोटल है हाइट मिलेगा हमारा H 22 मीटर, राइट। सो 22 मीटर इज H। सो 22 माइनस H1 हमने अभी बोला ना 13.9, H1 13.9 डिवाइडेड बाई टोटल H जो है वो 22। ओके, सो हमारा ये फॉर्मूला से निकालेंगे तो क्या निकलेगा? ये गामा वन निकलेगा 14.7 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है।
अब इसको निकालने के बाद हम निकालेंगे ये अब ये गामा 1 को क्या करेंगे, इस इक्वेशन पे पुट कर देंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टर्बिंग फोर्स निकालना है ना। सो पीयू का फॉर्मूला जो है उसमें पुट करेंगे, पीयू का फॉर्मूला इज इक्वल टू गामा 1। गामा 1 हमारा क्या है, निकला 14.7। सो 14.7 इंटू कितना है हमारा, एच स्क्वायर माने 22 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 10 स्क्वायर कितना, 10 स्क्वायर 45 माइनस 5 कितना है, 5 देख लेते हैं, इंटरनल फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है हमारा 25 डिग्री, ये इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सॉइल इन द डैम 25 डिग्री। सो 25 बाई 2, 25 बाई 2 ये आ गया, प्लस गामा डब्ल्यू कितना होता है 9.81 इंटू H1 कितना था, वो जो आई पॉइंट तक फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ डैम, जहां पे कि हमारा जो वर्टिकल लाइन था MN सीपेज लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा था ना आई पॉइंट पे, डायग्राम पे जो मेंशन है ये 13.1 13.9 H1। सो 13.9 का स्क्वायर, 13.9 का स्क्वायर बाई 2, इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा डिस्टर्बिंग फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स आ रहा है 2391 किलो न्यूटन। ठीक है, अब हम शेयर रेजिस्टेंस निकालेंगे। हमने शेयर रेजिस्टेंस देखा था पिछले वीडियो में भी, क्या होता है C प्लस डब्ल्यू 10 फाइव, है ना। और इसमें C क्या होता है, C की वैल्यू होती है स्मॉल c कोएशन इनटू एरिया BU इंटू यूनिट लेंथ, हम ले रहे थे ना, लेंथ इज इक्वल टू 1 प्लस, और ये W क्या होगा, W होगा गामा सबमर्ज्ड स्पेसिफिक यूनिट वेट, ये गामा सबमर्ज्ड का केस ले रहे हैं, गामा सबमर्ज्ड क्योंकि बॉटम में ले रहे हैं ना शेयर रेजिस्टेंस, तो ये सबमर्ज्ड है। हम देखेंगे ये रहा, ये सीपेज लाइन का नीचे है ना, सीपेज लाइन का नीचे, पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया, सीपेज लाइन का नीचे जितने हैं वो सबमर्ज। तो सबमर्ज कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, गामा सबमर्ज, गामा सबमर्ज दिया हुआ है कितना ना 12, ये सबमर्ज्ड वेट ऑफ सॉइल। चलिए उसको हम बाद में लिखेंगे। ओके, सो गामा सबमर्ज्ड, गामा सबमर्ज्ड इनटू एरिया कितना होगा, हाफ ऑफ ट्राइंगुलर शेप है ना, ट्राइंगल GMN, तो हाफ ऑफ बेस BU इंटू हाइट। ओके, अंडरस्टैंड, समझ में आया ना। ये वाला डिस्टर्बिंग एरिया है ना, ये GM और N हम देख सकते हैं पॉइंट, ये वाला हम ड्रॉ करेंगे तो ये जो मेरा हैश लाइन है रेड रेड वाला, ये ब्लू, ये G पॉइंट GM और N, ये वाला पॉइंट। ओके, सो दिस इज द डिस्टर्बिंग, ये जो ट्राइंगल है इसको हमको निकालना है ना, ये सडन ड्रॉ डाउन की वजह से। सो GMN इसका एरिया का होगा हाफ ऑफ बेस BU इंटू हाइट उसका कितना था H, मतलब ओवरऑल डेप्थ ऑफ डैम। ओके, इंटू 10 फाइव। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम लोग पुट कर लेते हैं। C का वैल्यू कितना है दिया हुआ है क्वेश्चन पे, C का वैल्यू देख लेते हैं 24, ये रहा कोएशन ऑफ सॉइल ऑफ डैम 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, सो उसको हम निकालते हैं 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। सो लिखते हैं 24 इंटू BU बेस कितना था, ये हम देख लेते हैं फिर से डायग्राम में। BU बेस कितना है, ये हाईलाइट हुआ 66 मीटर। GN है ना BU बेस, ट्राइंगुलर GN, अच्छा ट्राइंगल का GN पोर्शन बेस, तो 66 इंटू 1 लेंथ के लिए। ओके, प्लस गामा सबमर्ज्ड हमारा कितना था 12 क्वेश्चन पे, हाफ ऑफ 66 इंटू H टोटल डेप्थ 22 इंटू 10 25 डिग्री। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा रिजल्ट निकलेगा 5646 किलो न्यूटन। ठीक है, अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या मैंने बोला ना कि रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय डिस्टर्बिंग फोर्स, अगर वो ग्रेटर देन 1.5 आता है तो हमारा स्टेबल है अकॉर्डिंग टू हॉरिजॉन्टल फोर्स। अच्छा, तो हम निकालते हैं RU बाई PU। RU निकला 5646 डिवाइडेड बाई PU निकला 2391। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आ रहा है 2.36, ये ग्रेटर देन है 1.5 के लिए। किसी किसी बुक में जैसे कि हमारा एक्स के कर्व को फॉलो करेंगे तो यहाँ पे 2 भी लिखा हुआ है। सो बट ये एक्चुअली 1.5 में ही होता है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स ग्रेटर देन 1.5 है, तो
मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर ग्रेटर देन 1.5 है तो हमारा जो ओवरऑल स्टेबिलिटी अकॉर्डिंग टू द, अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल फोर्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारा अपस्ट्रीम पोर्शन ऑफ डैम स्टेबल है, ठीक है। सो इसका वैल्यू चूंकि 1.5 से ग्रेटर है, सो हमारा स्टेबल है। किसी किसी की बुक में वो ये 1.5 की जगह 2 भी दिया हुआ है। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकल गया, अपस्ट्रीम स्लोप के लिए ग्रेटर देन 1.5 है, अकॉर्डिंग टू दैट स्टेबल है। अब हम शियर स्ट्रेस के निकालेंगे। हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए अकॉर्डिंग देखें तो स्टेबल है। अब हम हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस के अकॉर्डिंग देखेंगे, अगर उसमें भी स्टेबल हो गया तो डेफिनेटली 100% सेफ है वो अपस्ट्रीम पोर्शन में भी डैम, हमारा जो अर्दन डैम हमने न्यूमेरिकल कंसिडर किया, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस के अकॉर्डिंग हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालेंगे। अगर इसमें भी सेफ हो गया तो क्या होगा, हमारा डैम फिर इट विल बी डेफिनेटली सेफ। ओके, सो चलिए हम निकालते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी अकॉर्डिंग टू हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस। अब हम इसके लिए हम एवरेज शियर स्ट्रेस निकालेंगे। एवरेज शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय वो जो डिस्टर्बिंग फोर्स है डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया क्या होगा, बी यू इंटू वन। शियर स्ट्रेस ना, शियर स्ट्रेस यानी डाउनस्ट्रीम का, ये हम लोग नहीं ले सकते अभी। ये अगर आप सोच रहे हैं कि अरे यहाँ पे क्यों जी एम और एन नहीं लिए, तो इसका एरिया तो होना चाहिए ना, हाफ ऑफ बेस ये था बी यू, बी यू इंटू डेप्थ लेना चाहिए था एच। ये एरिया क्यों नहीं लिए, नहीं, ये तो वो तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस के लिए था, बट ये जो शियर स्ट्रेस है फ्रॉम फाउंडेशन, इसके बेस में शियर स्ट्रेस, तो ये क्या होगा, शियर स्ट्रेस के लिए हम एरिया जो परपेंडिकुलर एरिया नहीं है, जो इसके पैरेलल एरिया है उसको कंसीडर करते हैं, तो ये होगा बी यू और ये वाला पोर्शन होगा 1 मीटर, ठीक है, ये बी यू मीटर माने 66 मीटर। तो इसके लिए शेयर स्ट्रेस ऐसे टेंजेंशियल होता है ना शेयर स्ट्रेस, वो तो परपेंडिकुलर नहीं हो, परपेंडिकुलर एरिया तो हम कंसीडर नहीं करते, जैसे कि हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी पढ़ते हैं। ओके, सो टाउ एवरेज कितना होगा, बी यू बाई बी यू, पी यू बाई बी यू इंटू वन। पी यू कितना है हमारा, पहले निकल गया 2391। डिस्टर्बिंग जो फोर्स था डिवाइडेड बाई बी यू था 66 इंटू वन। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 36.23 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस। और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होता है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस होता है 1.4 टाइम्स ऑफ एवरेज शियर स्ट्रेस। तो मैक्सिमम के लिए ही हम कंसीडर करेंगे कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस में अगर हमारा स्टेबल आ गया तो डेफिनेटली वो जो अपस्ट्रीम पोर्शन है स्टेबल होगा। तो मैक्सिमम के लिए 1.4 इंटू 36.23 दैट इज इक्वल टू, इसका वैल्यू आएगा 50.72 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, अब ये जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है कौन से पॉइंट पे डेवलप करेगा, उसी पॉइंट में हम शियर रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, अगर हम डायग्राम में जाएंगे तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हम देख सकते हैं जी पॉइंट से, ये जो जी पॉइंट है ना, ये जो जी पॉइंट है इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जी पॉइंट से हमारा ये जो डिस्टेंस होगा वो होगा 0.6 BU पे, हमारा जो हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस है या फिर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है वो एक्ट करता है। कौन से पॉइंट में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एक्ट करेगा, 0.6 BU। ओके, सो अब हम निकालेंगे कि कौन से पॉइंट पे एक्ट करेगा। सो पॉइंट एट विच मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एक्टिंग या फिर डेवलप दैट इज इक्वल टू 0.6 BU, दैट इज इक्वल टू 0.6 इंटू 66, दैट इज इक्वल टू 39.6 मीटर अवे फ्रॉम, कौन से पॉइंट से, अवे फ्रॉम हिल पॉइंट, जो हमारा डैम है ना ये वाला, ये मैं डायग्राम में नहीं जा रही, ये जो जी पॉइंट था, ये जो फाउंडेशन ऑफ डैम का ये जो हिल पॉइंट था ना, यही तो है, होता है हिल, हिल ऑफ डैम, ये होता है हिल पोर्शन और डैम का ये होता है टो पोर्शन। सो हिल से जी पॉइंट से कितना 39.6 मीटर अवे फ्रॉम हिल या फिर पॉइंट जी पे शेयर स्ट्रेस, मैक्सिमम जो शेयर स्ट्रेस है वो एक्ट कर रहा है। अब हम देखेंगे शेयर स्ट्रेंथ। शेयर स्ट्रेंथ, ये शेयर स्ट्रेस को रेजिस्टेंस करने के लिए जो शेयर स्ट्रेंथ होगा, शेयर स्ट्रेंथ वो कितना निकालेंगे, शेयर स्ट्रेंथ होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं टाउ एफ से। टाउ एफ इज इक्वल टू, फिर वही फॉर्मूला क्या होता है, सी प्लस 0.6, ये शेयर स्ट्रेंथ है, हाँ स्ट्रेंथ, ये फोर्स नहीं है, शेयर फोर्स करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दिस वन, ये
Ru is equal to, this is shear resistance, okay, shear resistance Ru is equal to C plus W 10 phi, this is shear resistance। और ये क्या है हमारा shear strength, shear strength इसका यूनिट होगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डिफरेंस है ना, प्रेशर का यूनिट है ये, वो पहले वाला था फोर्स का, वो जो shear resistance था। सो टाउ एफ इज इक्वल टू C प्लस 0.6 गामा 0.6 times of H gamma submerged into 10 phi, ओके। सो टाउ एफ होता है C, कोहेशन कितना दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन में, कोहेशन इज गिवन, कोहेशन ऑफ सॉइल इन डैम 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, है ना। और गामा सबमर्ज्ड भी अभी देख लेते हैं, गामा सबमर्ज्ड इज नथिंग बट 12, ये रहा 12 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और टोटल डेप्थ है हमारा, टोटल डेप्थ कितना है 22 मीटर, है ना, 200 माइनस 178, दिस इज द टोटल डेप्थ, दैट इज टोटल डेप्थ इज 22 मीटर। टोटल डेप्थ ऑफ क्या डैम का, ये जो टोटल डेप्थ है दैट इज 200 माइनस 178, RL 178 फाउंडेशन ऑफ डैम में, और ये होगा 200, सो 78। अब हम जाएंगे, सो टाउ एफ का वैल्यू क्या होगा 24, शेयर स्ट्रेंथ हमने देखा क्वेश्चन में 24 प्लस 0.6 इंटू H 22 इंटू गामा सबमर्ज कितना था 12 10 25 डिग्री इंटरनल सॉइल को फ्रिक्शन, दैट इज इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 97.9 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालेंगे, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा टाउ एफ बाई टाउ मैक्सिमम, तो टाउ एफ कितना होता है 97.9 डिवाइडेड बाई टाउ मैक्सिमम इज 50.72, दैट इज इक्वल टू 1.93 आ रहा है इसका वैल्यू, ये ग्रेटर देन 1 है। अगर ग्रेटर देन 1 होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो हमारा अपस्ट्रीम पोर्शन ऑफ डैम स्टेबल है। इसको अब मैं ये जो हमने आज पढ़ा उसमें मैं एक जिस्ट करना चाहूंगी कि हमने आज निकाला ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ अपस्ट्रीम पोर्शन ऑफ डैम, अपस्ट्रीम पोर्शन ऑफ डैम ड्यू टू सडन ड्रॉडाउन। उसको निकालने के लिए हमको क्या दो चीज के लिए चेक करेंगे, केस 1 चेक होगा ड्यू टू डिस्टर्बिंग, ड्यू टू डिस्टर्बिंग फोर्स, डिस्टर्बिंग हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए, और एक केस 2 होगा ड्यू टू डिस्टर्बिंग शियर स्ट्रेस के लिए, शियर स्ट्रेस माने एक हम केस 1 फोर्स के लिए कंसीडर करेंगे कि फोर्स वाइज जब फोर्स अप्लाई होगा तो ये डैम का सेक्शन जो अपस्ट्रीम पोर्शन का है वो मतलब स्टेबल है कि नहीं, और एक प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, दोनों ही सेम, एक फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें हम देखेंगे, इसीलिए हम हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालते हैं, यहाँ जो फॉर्मूला है PU हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालते हैं फर्स्ट, उसके बाद हम शियर रेजिस्टेंस निकालते हैं C प्लस W 10 phi जो था, शियर रेजिस्टेंस निकालते हैं। उसके बाद हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल देते हैं कि मतलब रिस्टोरिंग जो हमको स्टेबिलिटी दे रहा है डिवाइडेड बाय डिस्टर्बिंग जो हमको अनस्टेबल करने की कोशिश कर रहा है डैम या मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स, मतलब तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर ग्रेटर देन 1.5 आ रहा है तो हमारा फोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब डिस्टर्बिंग हॉरिजॉन्टल फोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा अपस्ट्रीम पोर्शन स्टेबल है। और प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, सिमिलरली हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस निकालेंगे या फिर उसको बोलते हैं shear stress, shear stress first we will calculate, then we will go for shear strength, इसको बैलेंस करने के लिए shear strength चाहिए ना डैम का, shear strength, फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालेंगे shear strength by shear stress, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स बाय डिस्टर्बिंग फोर्स, अगर ये ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो हमारा प्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो अपस्ट्रीम पोर्शन ऑफ डैम होगा वो स्टेबल होगा। ये था हमारा आज का टॉपिक, ये है हमारा टोटल, मैंने इस वीडियो का जिस्ट किया है, ये बहुत ही इजी है। आप एक दो बार अगर मेरा वीडियो को देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और थैंक यू डियर व्यूअर्स, आज के लिए ये पार्ट भी इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं डाउनस्ट्रीम पोर्शन का स्टेबिलिटी लेके आऊंगी बहुत ही जल्द। और अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छा लग रहा है तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड डेफिनेटली मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और भी ज्यादा वीडियोस लाऊं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के ऊपर, और जल्द से जल्द मैं वीडियोस को तैयार करने की कोशिश करूँ। आपका एक सब्सक्राइब बटन मुझे बहुत मोटिवेशन करता है, थैंक यू। और ये कुछ मेरे रेफरेंसेस है बुक्स के और साइट के, थैंक यू। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर डिस्कस करेंगे इस स्टेबिलिटी एनालिसिस के आगे का पार्ट के लिए।